पहले जनाब हम बात करेंगे जी पहले ये बता दें, आपको व्हाइट बोर्ड कलर नजर आ रहा है बात ओके? एनीवन? अच्छा जी, एसबीपी का मतलब क्या है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जब पाकिस्तान के आज़ाद होने से पहले जनाब यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया के अंडर कंट्रोल में एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिसंबर 1948 तक चलता रहा। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब तक चलता रहा? यानी अब स्टेट बैंक ने किसको प्रोसीड किया था? स्टेट बैंक ने जनाब प्रोसीडेड किया प्रोसीडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बैंक जनाब दिसंबर 1948 तक चलता रहा। ठीक है, उसके बाद बरतानिया ने यह फैसला किया कि जनाब इसके 30% शेयर जो है वो पाकिस्तान को मिलेंगे। ठीक है, और 70% जो शेयर होंगे वो बनेंगे इंडिया को। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद पाकिस्तान को कितने पैसे आए थे? पर पाकिस्तान के हक में या पाकिस्तान के मतलब है कि राइट में कितने पैसे आए थे टोटल रिजर्व बैंक की तरफ से? 750 मिलियन गोल्ड। यानी गोल्ड जो है हमें 750 मिलियन का इंडिया देगा। ठीक है, तो ये 750 मिलियन का उन्होंने देना था। और एक बात याद रखिए, इंडिया भी हमारा मकबूजा इंडिया ने भी देने यहाँ से। ठीक है, खैर तो ये जनाब क्लियर होगी बात। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इसका कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने बाकायदा तौर पे इसको पहले इस्टेब्लिश करवाया। इस्टेब्लिश करने के बाद इसका इफ्तिताह किया। इसको इस्टेब्लिश कब किया जाता है? इस्टेब्लिश किया था जनवरी 7, 1948 में। कब भला? जनवरी 7, 1948 को। और क़ायद आज़म ने इफ्तिताह किया गया। एगुरेटेड बाय बाबा कौम क़ायद आज़म। कब किया भला? ये तो सारे बंदे जानते हैं ना, 1 जुलाई 1948। ठीक है, यकम जुलाई। हेड क्वार्टर जो है जनाब याद रखिएगा, कराची में एक रोड है जिसका नाम है आई चंद्रीगढ़। चंद्रीगढ़ कराची, ये एक रोड का नाम है और ये यहां पर मौजूद है। पहला गवर्नर पहले गवर्नर का क्या नाम था? और मौजूदा पहला गवर्नर जो था उसका नाम था ज़ाहिद हुसैन। मौजूदा जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? जमील अहमद नाम है। इसके अंदर जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सब्सिडरी कौन सी हैं? सब्सिडरीज ऑफ एसबीपी। यानी स्टेट बैंक के अंडर जिन काम करने वाली जो कंपनी हो सकती हैं कुछ, उसमें एक है एसबीपी बीएससी, एक एसबीपी बीएससी है, एक है एनआईबीएफ है, और एक है जनाब डीपीसी। ये इसकी सब्सिडरी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बीएससी का मतलब है बीएससी का मतलब क्या है बोला? बैंकिंग सर्विस कॉरपोरेशन। ठीक है, बैंकिंग सर्विस कॉरपोरेशन। एनआईबीएफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। डीपीसी का मतलब है डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन जो है ये लेटेस्ट बनाया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2016 के एक्ट के मुताबिक बनाया। ठीक हो गया? तो ये एक मतलब है कि वो करता है लीगल फ्रेमवर्क जो है मतलब है किस कानून के मुताबिक जो है ये चल रहा है। लीगल फ्रेमवर्क में इसके दो कानून चल रहे हैं। नंबर फर्स्ट पे जनाब
एसबीपी का एक्ट आया, एसबीपी एक्ट। एसबीपी एक्ट के मुताबिक 1956 में ये एक्ट आया, ठीक हो गया। और एक है कंपनीज ऑर्डिनेंस एक्ट, कंपनीज ऑर्डिनेंस। कंपनीज ऑर्डिनेंस जो है ये जनाब आया था 1962 में। तो ये दोनों के मुताबिक अपने लीगल जो मतलब वो चीज़ होती है उसके मुताबिक ये चल रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ, शेयर। शेयर का मतलब ये है कि जनाब इसके अंदर गवर्नमेंट के कितने शेयर हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्रेटरी फाइनेंस जो होता है फेडरल गवर्नमेंट का, उसके अंडर होता है गवर्नर, ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, और गवर्नर जो स्टेट बैंक का होगा वो तैनात करता है। शेयर जो है इसमें याद रखिएगा कि 51% शेयर जो है वो है गवर्नमेंट के, प्लस 49% जो है वो है जनाब अदर्स, अदर मीन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, अदर्स, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फंक्शन, मतलब स्टेट बैंक कौन कौन से अहम तरीन फंक्शन कर रहा है। तो फंक्शन ऐसे मतलब बता देता हूँ, लिखने की, ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का लेक्चर तो है नहीं। फंक्शन के अंदर जनाब ये बताएं, पाकिस्तान का, ये तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का हो गया, सेंट्रल बैंक पाकिस्तान का कौन सा, एनीवन? सेंट्रल बैंक जी, यही इसी को सेंट्रल बैंक कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, सबसे पहले है कि फंक्शन बैंक, फंक्शन है बैंक इश्यूज। बैंक इश्यूज का मतलब ये है कि जितने भी करेंसी नोट पाकिस्तान के अंदर छप रहे हैं ना, सारे स्टेट बैंक, इसकी ये गारंटी है। आजकल जो पाकिस्तान के अंदर करंटली जो मौजूद हैं, 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, 50 रुपए वाला, 100 वाला, 500 वाला, 1000 एंड 500, ये नोट्स पाकिस्तान, और 75 रुपए का सिक्का भी है, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये इशू याद रखिएगा 3 जगह से होते हैं, कराची, लाहौर और पेशावर से, ठीक हो गया। बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ये बैंक है, यानी गवर्नमेंट का बैंक है। एडवाइजर एंड एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को एडवाइजर भी एडवाइस भी देता है और एजेंटिंग भी करता है। बैंकर्स बैंक, तमाम बैंकों का बैंक है, मतलब जितने भी बैंक हैं सब इसके अंडर काम करते हैं। बैंक ने कहा जी ये रूल लागू करना है। आपको याद रखना चाहिए, अगर आपका किसी बैंक में खाता है, आपको कोई इशू है, बैंक वाले आपकी बात नहीं मान रहे, आप स्टेट बैंक को ईमेल करें पूरी डिटेल के साथ, फौरन एक्शन होगा। कंट्रोलर क्रेडिट, यानी मुल्क के अंदर जितना भी ज़र होता है ना, यानी कि उधार होता है, उस पूरे को कंट्रोल करता है। ये वाले म्यूट रखें बच्चा, ये कौन सा है जनाब, मोहम्मद इस्लाम साहब, वालिम को म्यूट कर दें। अच्छा जी, समरा की बात की नहीं है, कंट्रोलर बैंक, ठीक हो गया। इसके बाद है एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज कंट्रोल जो है ये याद रखिएगा, स्टेट बैंक 1956 के एक्ट के मुताबिक कंट्रोल करता है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेट करता है, जो बंदे बाहर से पैसा भेजते हैं। पब्लिक डेट को मैनेज करता है, एक्ट एज ए क्लियरिंग हाउस के ऊपर काम करता है। क्लियरिंग हाउस क्या है जनाब, एनीवन? क्लियरिंग हाउस आप बंदे सारे मतलब है उसके हैं, मोशन के हैं। क्लियरिंग हाउस क्या चीज़ है? क्लियरिंग हाउस जो होता है ना, मैं आपको बात बताऊँ कि लाइक दैट, अगर आपने बैंक में एक चेक जमा करवा दिया, चेक का मेरा, आपने मुझसे पैसे लेने, मैंने आपको चेक दे दिया, आपने बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक क्या करेगा, वहाँ से क्लियर करवाएगा, इसको क्लियरिंग हाउस कहते हैं। टू एक्ट एज ए गाइडेंस ऑफ द रिजर्वर, ऐसे बंदे जिनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है, कुछ पैसा पड़ा हुआ है, रिजर्व रखना चाहता है, उनके लिए गाइडलाइन देता है। टू मैनेज रिलेशनशिप इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो रिलेशनशिप है इसका जनाब याद रखिएगा, स्टेट बैंक का जो है IMF के साथ है, वर्ल्ड बैंक के साथ है, ठीक हो गया। अब बाकी जो अदर बैंक उनके साथ भी है। एक्ट एज ए लेंडर लास्ट डॉट, किसी भी उधार लेने वाले बंदे के लिए आखिरी जन्म मतलब वो है, उम्मीद है। एग्जैक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को एग्जैक्ट करता है, यानी चलाता है, कंट्रोल करता है। अच्छा जी, बस ये जनाब इसके फंक्शन थे इंपॉर्टेंट, और स्टेट बैंक के ऊपर बस इसके अलावा कोई सवाल नहीं था। तो उम्मीद है कि अब आप स्टेट बैंक के अबाउट क्लियर हो गया जी जनाब। एनी क्वेश्चन स्टेट बैंक के ऊपर क्लियर? स्टेट बैंक के ऊपर क्लियर होगी बात। आगे जनाब लिखेंगे आप जी, हाफ कोई नहीं होता, कॉइन होता है। मैं पता नहीं कौन सी मलका आ गई है। फर्स्ट कॉइन इशूड,
कब हुआ था भला? 1 जनवरी 1948। अच्छा यार, ये 1 जनवरी यार, पता नहीं 3 जनवरी, वैसे 3 जनवरी है, ठीक, 3 जनवरी 1948 पहला सिक्का भी जारी हुआ, पहला पोस्टल स्टैंप भी जारी हुआ इसी डेट को, ठीक है। अच्छा जनाब, एससीसीपी का मतलब क्या है? एससीसीपी कहते हैं द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये जनाब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है ये फाउंड किया गया, कब भला? फाउंडेड किया गया जनाब 7 जनवरी 1999। 7 जनवरी 1999। ये क्या चीज़ है? ये जनाब याद रखिएगा, इसके अंदर जो है ये पहले थी, इसका नाम जो पहले था ना, पहले इसका नाम था BCLA। BCLA इसका नाम रखा गया 1956 में, 1963 में, ठीक है, 1963 में रखा गया। फिर इसका नाम चेंज करके इसका नाम रख दिया गया CLB। इसका नाम क्या रख दिया गया? CLB जो है ये 1988 में बनी, ठीक है। उसके बाद इसी का नाम चेंज करके ये रख दिया गया SCCP। SCCP एक एजेंसी है, ठीक है। एजेंसी हेड करंटली कौन है? एजेंसी हेड करंटली जनाब, एजेंसी हेड जो है उसका नाम है आकिफ सईद। क्या नाम है? आकिफ SADD, आकिफ सईद। सबसे बड़ी बात है BCLA का मतलब क्या है? बी का मतलब है जनाब कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी लॉ बोर्ड, ठीक है। यहां पे लिखेंगे बोर्ड, BOARD, बोर्ड कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक हो गया, ये नाम है। उसके बाद CLB का मतलब है कंपनी लॉ, बी का मतलब है बोर्ड, कंपनी लॉ बोर्ड, ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है। इसका काम क्या है? असल बात पे इसका काम क्या है? पाकिस्तान के अंदर तमाम किस्म के जो ट्रेडर होते हैं, फाइनेंस इन्वेस्टर होते हैं, फाइनेंस करने वाले लोग होते हैं, उन तमाम को प्रमोट करना इसका काम है। पाकिस्तान के अंदर तमाम किस्म के इदारे जो गवर्नमेंट को आवाम को सर्विस देते हैं, तो वो इससे रजिस्टर्ड होते हैं। पहले आपने कॉलेज बनाना है, इससे रजिस्टर्ड करवाएं। आपने जनाब वाला कोई क्या कहते हैं कि शोरूम बनाना है, इससे रजिस्टर्ड करवाएं। आपने कोई जनाब ट्रैवल एजेंसी बनानी है, इससे रजिस्टर्ड करवाएं। अंडरस्टैंड, क्लियर बात? आपने सफेद जी की गाड़ी बनानी है, इससे रजिस्टर्ड करवाएं, ठीक है। बताना नहीं है इनको जी, ना समझ आगे बात नहीं है। तो ये नहीं, एक समझ रहे, एक रेगुलेटरी पार्टी है, पाकिस्तान की रेगुलेटरी पार्टी है दैट प्रमोट इन्वेस्टर, फाइनेंसर एंड अदर क्या कहते हैं उसको, कारोबारी जो मतलब वो होते हैं, इदारे होते हैं, उनको ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल इन्वेस्टर, तमाम किस्म के जो हमारे इदारे हैं पाकिस्तान में, इनको जी जनाब SCCP क्लियर हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे जनाब PSE। सवाल तो करें जनाब, क्लियर होगी बात? PSE का मतलब है पाकिस्तान, जी बोले। नहीं वो तो यार कराची स्टेट उस ये टॉपिक है, ठीक है। अच्छा नहीं वो मैं बताता हूँ, वो स्टेट बैंक में आता है, वो होता है स्टेट बैंक ऑफ किब्बर, होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, KIBOR, किब्बर। क्या मतलब होता है? कराची क्या नाम था यार, अभी मैं बोल भी रहा था, किब्बर, कराची, हाँ इंटर बैंक, ठीक, इंटर बैंक ऑफर रेट। इसका क्या मतलब है जनाब? इसका मतलब ये है कि हर दिन कराची से रेट निकलता है हर मतलब करेंसी का। फॉर एग्जाम्पल आपके डॉलर आ गए, कहाँ से आए हैं? यूके से आ गए। कितने? यूके से तो वो आते हैं, पाउंड आते हैं,
पाउंड आ गया, किसी के पाउंड आ गया, किसी के डॉलर आ गया, किसी के रियाल आ गया, डेली रेट ये देगा। कौन देगा? कराची स्टेट बैंक पाकिस्तान का एक इदारा है किबर, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, तो ये देता है। ठीक है, क्लियर बात। पीएससी, पीएससी का मतलब है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पहले याद रखिएगा जी जी, बिल्कुल एक्सचेंज रेट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके डॉलर आए अमेरिका से, आज अगर आज रेट उसमें किबर ने दिया है जनाब वाला 280, हो सकता है कल जनाब वाला 290 दे दे, हो सकता है कल जनाब 270 दे दे, तो इधर से रेट चेक होकर जनाब आपको पैसे ट्रांसफर हो गए। ठीक है, नहीं नहीं ये नहीं नहीं, बैंक का इंटरेस्ट वो और होता है यार। मुझे एक बात बताएं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने जनाब बैंक से ना एक एडवांस सैलरी ली है 10, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। 5 लाख उन्होंने मुझे दिया, ठीक है, 5 लाख के बदले, ठीक है ना, उन्होंने मुझे जनाब वाला मेरे से कितना लेना है? 8,38,000 लेना है। 3,38,000 ऊपर ले रहे हैं। मुझे ये बताएं, अगर मुझसे वो 50% टैक्स लेते तो 2.5 लाख बनता ना, 65% टैक्स ले रहे हैं। खैर मैंने कुछ महीने के लिए मैंने चेंज अदा कर जान छुड़ा दूंगी। कहने का मतलब ये है कि वो और है, वो इंटरेस्ट है, वो होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं जनाब, वो क्या कहते हैं यार, अब मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जनाब उसके अंदर इंटरेस्ट रेट का ऐलान किया जाता है। ठीक है, कीपर जो होता है ना, ये फॉरेन करेंसी जो होती है ना, उसके रेट को मतलब वो करता है, मैनेज करता है। जी समझ आ गई बात की? नहीं वो ठीक है आपकी बात, वो मैं बताता हूँ ना, वो एक्चुअली वो जो फार्द जिस तरह बैंक पॉलिसी नहीं तैयार करती है इसकी, वो क्या कहते हैं जनाब, मॉनेटरी पॉलिसी देती है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी तो इंटरेस्ट रेट होता है ना। अब ये तो वो ज़रूरी नहीं है कि जनाब वो कीपर के थ्रू दे। अब कीपर जो है ना ये, लेकिन मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, कीपर के अंदर ये एक्सचेंज रेट भी होता है। हो सकता है उसके अंदर इंटरेस्ट रेट भी हो। इंटरेस्ट रेट मैंने जो स्टडी किया था वो उसके मुताबिक तो मुझे वो मॉनेटरी पॉलिसी खिलाता है। लेकिन अगर इसके अंदर वो दे रहा है, जी जी, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको इधर से ना थोड़ा सा, मैंने वैसे कीपर को पढ़ा हुआ नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा इधर से नेट नेट से बता दें तो कीपर का मतलब क्या है। मेन जो मतलब इनका काम है, कीपर रेट टू ठीक है, तो ये करेंसी रेट का तो कन्फर्म है। क्योंकि मैं आपको बात बताऊँ ना, वो यूट्यूब के जो चैनल के जरिए डॉलर आते हैं ना, उसके ऊपर मैं लिखा होता है कीपर रेट इतना, डॉलर इतने, वो कैलकुलेट करता है। अब ये इंटरेस्ट बैंकिंग वाली बात जो है ना, ठीक है, ये मैं आप कराची इंटर बैंक ऑफ रेट इज डेली रेफरेंस रेट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट्स विच बैंक ऑफर टू lend unsecured fund to the other bank in the Karachi wholesale of interbank money market. The bank use it as the bench mark in the lending to the corporate sector. नहीं नहीं, इसका मतलब ये हो कि ये इंटरेस्ट को भी करता है। ठीक हो गया, तो ये दो चीज़ों को क्लियर होगी बात कि इंटरेस्ट रेट जो कि मतलब है कि एक कराची मतलब एक बैंक जो है इन्वेस्टर को देता है या कॉर्पोरेट सेक्टर को देता है, तो वो जनाब इंटरेस्ट रेट भी देता है प्लस एक फॉरेन एक्सचेंज रेट भी देता है, दोनों। ठीक हो गया? अच्छा जनाब क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा जी, इसके बाद देखिए जी, हमारे पास जो पीएससी है ना, पीएससी का मतलब है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पहले याद रखिएगा, यहाँ पे हमारे पास एक होता था के एस ई। के एस ई 18 सितंबर 1947 में बनाया गया, 1947 में बना। इसके बाद हमारे पास था एक एल एस ई, एल एस ई, एक हमारे पास था आई एस ई। एल एस ई लाहौर स्टॉक एक्सचेंज,
इस्लामाबाद स्टॉक चेंज, तो ये जनाब 1970 में बनता है, ये जनाब 1969 में बनता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर अलग अलग काम कर रहे थे। इन तमाम को जो है ना मर्ज कर दिया गया। कब भला? मर्जर मर्जर किया गया जनाब 11 जनवरी 2016 में। इन सबको क्या कर दिया गया? मर्जर कर दिया गया। इनको मर्ज करके जनाब क्या बना दिया गया? पीएससी बना दिया। पीएससी का मतलब क्या है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, भाई हमारी जो पोस्ट है उसके मुताबिक क्या ये रेलिवेंट लेक्चर है या नहीं है? एनीवन? जी बनता है रेलिवेंट या नहीं बनता जनाब? रेलिवेंट एक उसकी मैं वजह बताता हूँ। ये जनाब पेपर में इस टॉपिक के ऊपर ना 4-5 एमसीक्यू आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा काम फाइनेंस के साथ डील करना है ना, ठीक हो गया। तो ये जनाब मार्च किया गया इस पीएससी के अंदर जनाब टोटल जो कंपनीज हैं, टोटल लिस्टिंग का मतलब होता है रजिस्टर्ड, वो है जनाब 5 to 3, ठीक है। और इसके अंदर एक होता है इंडेक्सेस के बारे में जानते हैं आप लोग? इंडेक्सेस क्या होता है जनाब? एनीवन? इंडेक्सेस होता है जनाब, इसमें हमारे पास है एक KSE 100, ठीक है, एक होता है KSE 30, ठीक है, एक होता है हमारे पास KSE ऑल, एक होता है KSM नहीं होता, KMI 30, एक होता है KMI ऑल। तो ये इंडेक्सेस है। इंडेक्सेस का मतलब होता है एवरेज लेना किसी चीज़ की, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी जनाब हमारे पास जो है एक लाइक दैट मैं कहता हूँ जी हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट का जनाब एवरेज वेट कितना आ रहा है, वो एवरेज को हम इंडेक्स करेंगे, ठीक है। इसमें भी यही होता है कि जनाब फॉर एग्जांपल एक बंदे का 100 रुपया उसने इन्वेस्टमेंट किया है, और 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर वो चीज़ जो है कम हो रही है, फॉर एग्जाम्पल रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? पैसा निकालना स्टार्ट कर देंगे, तो 100x नीचे चला जाएगा एवरेज तौर पे। और अगर पैसा मतलब वो डूब नहीं रहा बल्कि उसके ऊपर उसका रेट चढ़ रहा है, तो फिर क्या करेंगे? आप उसमें पैसा लगा देंगे मजीद। तो लिहाजा ये एक किस्म का KSE का मतलब है कराची स्टॉक एक्सचेंज, KMI का मतलब है कराची मीज़ान, KMI हाँ कराची मीज़ान इंडेक्स, कराची मीज़ान इंडेक्स। तो ये अब आपने याद रखना। एक बात इंपॉर्टेंट बताएं, सबसे पॉपुलर कौन सा है? सबसे पॉपुलर जो सबसे ज्यादा मीडिया की नजर में आता है, एनिमल KSE 100, KSE 100 के ऊपर सबसे ज्यादा बात। अभी लास्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में 76 साल तारीख में ये 70,000 एवरेज से क्रॉस कर गया था, ठीक है। तो उसके वजह जनाब जो पाकिस्तान ने वायदा किया इसके साथ IMF के साथ भी, और जनाब ये जो वर्ल्ड बैंक के साथ हमारा वायदा चल रहा था, तो उसकी वजह से ये जनाब पाकिस्तान को अंदर मौजूद है, ठीक है। पाकिस्तान के इसके जनाब जो चेयरपर्सन है वो शमशाद अख्तर हैं, चेयरपर्सन। अच्छा एक बात मुझे बताएं, चेयरपर्सन और चेयरमैन के अंदर क्या फर्क होता है? एनीवन? नहीं पता? फरक खान CEO जनाब इसके। जी जनाब आप में से मुझे ये बताइएगा कि चेयरपर्सन और चेयरमैन में क्या फ़र्क होता है? अक्सर हम कहते हैं ना चेयरपर्सन है, वो कहते हैं चेयरमैन है, तो इसमें क्या फ़र्क होगा आपके मुताबिक? नहीं पता? अच्छा और क्या बताएं? आपका जवाब वही है, वो ना एक बंदे ने कहा कि जनाब एक जहाज़ जो है ना कराची से मतलब है कि कराची से लाहौर, कराची से इस्लामाबाद 1.5 घंटे में जाता है, लेकिन वो वापस 90 मिनट में आ जाता है, ये क्या है? तो वो लोगों से पूछते, वो कहते हैं सर जी वो रास्ते से वापस आ गया होगा।
अच्छा, कोई कहता है जनाब कि वो रास्ते से वापस, कोई मतलब बड़े इस तरह के लोग जवाब देते हैं कि 90 मिनट में और 1.5 घंटे में फ़र्क तो है कोई नहीं। ठीक है, चेयरपर्सन जो है ना, ये एक्चुअली होता है फीमेल के लिए, चेयरमैन होता है मेल के लिए। आगे समझ, क्लियर बात? ये वेरी मतलब एक टेक्निकल पॉइंट है। ये शमशाद अख्तर एक फीमेल का नाम है, और ये जनाब गवर्नर स्टेट बैंक भी थी सब का। अच्छा जी, खैर ये जनाब क्लियर होगी बात हमारी। अच्छा जी, इसके बाद हमने बोला क्या टॉपिक पढ़ना था? इसके बाद टॉपिक हमने पढ़ना है जनाब, अच्छा जी मैं आपको बात बता दूं, मैंने काफ़ी सारी ना अच्छी सी स्लाइड मंगवाई है, कुछ खुद सेट किए हैं, और हमारे पास जो हमारे क्या कहते हैं वो जनाब, क्या नाम था उसका, सेल टैक्स एक्ट जो है, उसको मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रुप में मैं शेयर कर रहा हूँ। जी जी, हाँ जी जनाब, किसी ने सुना है? सही बताइएगा। है नहीं, बताएं। हाँ समझ आ गई। देखिए ना, डे नज़ीर चेयरपर्सन है, बिलावल भुट्टो चेयरमैन है। ठीक है, अच्छा जनाब, मैंने आप ग्रुप के अंदर जो है ना स्लाइड शेयर की है पीपीटी की। ठीक है, इसके मुताबिक जो है हम पढ़ेंगे डेली। इसके अंदर हमारी टोटल स्लाइड हैं 78। ठीक है, पैरा के बारे में। तो हमारे वो जो अली रज़ा साहब है ना, हमारे ग्रुप में ऐड है, ये उन्होंने हमें भेजी है। तो इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें चेक की हैं, कुछ चीज़ें ऐड शैड करके कुछ सेट कर दी है। ठीक है, सबसे पहले ये बताइएगा पी आर ए का मतलब क्या है? पी आर ए का मतलब क्या है? पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कौन सी अमेंडमेंट की करने के बाद जो है बनाई गई, और कौन से साल बनाई गई? पाकिस्तान का जो आइन है 1956 का है, 73 का है। जी, क्या चीज? नहीं, चलो ये मैं हेड दे देता हूं, जिसमें सूबों को अटानोमी दी गई, सूबों को खुद मुख्तियारी दी गई। जी, कौन सी? कौन सी अमेंडमेंट? कोई याद नहीं यार। 18वीं तरमीम दी गई 2010 अप्रैल में। उसके अंदर तमाम सूबों को खुद मुख्तारी दी गई, भाई आप अपना टैक्स खुद कैलकुलेट करेंगे। पहले जो जो सेल टैक्स होता था वो फेडरल करती थी, फेडरल अभी भी करती है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स करती है। लेकिन जनाब जो याद रखिएगा कि जैसे मतलब सर्विस के ऊपर टैक्स है, जैसे सेल के ऊपर टैक्स है, सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगा देते हैं, तो वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी करेगी। यानी 2010 की अमेंडमेंट के बाद ये अथॉरिटी कायम की गई है 2012 में। और इसके मुताबिक इंट्रोडक्शन ऑफ पैरा, इंट्रोडक्शन हमने करना है पंजाब सेल टैक्स एक्ट। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे, तो हम इंशाल्लाह ताला जो है ना इसकी डेली जो है ना एक स्लाइड को ऐड किया करेंगे और इसको डिस्कस। इंट्रोडक्शन हो गया किसका वाला? पैरा का। अच्छा जी, पीएसटी, पीएसटी का मतलब क्या है? पंजाब सेल टैक्स सर्विस एक्ट 2012, इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास जनाब रेलिवेंट प्रोविजन की गई, प्रोविजन प्रोविजन पीएसटी 2012 में के अंदर प्रोविजन की गई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ अमेंडमेंट की गई और विद होल्डिंग रूल बनाया गया, विद होल्डिंग रूल, ये जनाब 2015 के हैं। इसके बाद जनाब हमने पढ़ने हैं सेकंड शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल 2012, सेकंड SCHED, सेकंड शेड्यूल 2012। इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे जो कि इस स्लाइड के अंदर ऐड किए गए हैं, तो ये बहुत अहम है। तो आपको स्लाइड में सेंड किया है जनाब, और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, स्लाइड अगर आपने ओपन कर लिया तो अच्छी बात है। अभी हमारे पास 5 मिनट मौजूद हैं। देखिए जी, इंट्रोडक्शन है ये कि थ्रू एन इंडिपेंडेंट
legalization, Punjab government has established a semi-autonomous organization, Punjab Revenue Authority, to collect and enforce the Punjab sale tax on service. यानी इसका मेन काम ये है कि आपने टैक्स कैलकुलेट करना है, सेल टैक्स करना है, किसके ऊपर? जो सर्विस के ऊपर होगा। इट हैज़ आल्सो इनहेंस दैट, इसको मजीद इनेक्ट किया गया पंजाब सेल टैक्स एक्ट 2012 इन सुपर सेशन ऑफ द पंजाब सेल टैक्स ऑर्डिनेंस 2000, उसको अमेंडमेंट करके 2000 के अमेंडमेंट करने के बाद 2012 के बना दिए गए। आफ्टर 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, द फेडरेशन इज नॉट एम्पावर्ड टू लेवी एंड कलेक्ट सेल टैक्स ऑन सर्विस। यानी कि 18वीं तरमीम के बाद ये बात डिसाइड हो गई कि अब जनाब जो लेवी टैक्स होगा और सर्विस के ऊपर टैक्स होगा वो फेडरल नहीं करेगी बल्कि प्रोविंस करेगा, यानी सूबा करेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि हमारे, अब देखें जनाब ये वाले मैंने बना दिए, कितना बेहतरीन बना दिए या नहीं बनाए? जी जनाब, मतलब लिंक होते हैं लोगों के साथ रब्ते करने के, तो इससे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो आप इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू में याद रखिएगा वो ऐसे पूछेगा। ये जो हमने बनाए हैं हमने किसी से ले लिए ना, डिपार्टमेंट वाले बनते हैं। मजीद इसमें मैंने काफ़ी सारी तब्दीलियाँ भी की हैं और इसमें तकरीबन 10-15 स्लाइडें मैंने ऐड की हैं। अच्छा जी, पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विस एक्ट 2012, द सेल टैक्स एक्ट सर्विस 2012 कंटेन 18 रूल्स या 18 चैप्टर, रूल्स या चैप्टर 18 चैप्टर हैं, 89 सेक्शन है, एंड इट कवर ऑल डायमेंशन ऑफ द कंप्लीट टैक्स सिस्टम। उसका पूरा जो सिस्टम है PRA का वो तमाम कैलकुलेट कर रहा है। ठीक हो गया। इसके अंदर कैसे कैसे है, एक डेफिनेशन का चैप्टर है, स्कोप ऑफ टैक्स का है, पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स है, रजिस्ट्रेशन है, ठीक हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग है, ऑडिट इंक्लूडिंग स्पेशल ऑडिट, फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है, अर्जेंटिकेशन है, अच्छा जी, रिवीजन है, रिकवरी ऑफ एरियर है, रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरमीडिएटेशन है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। इसके बाद पंजाब टैक्स ऑन सर्विस एक्ट रूल्स कंटिन्यूड, अभी वो मतलब पिछला जो हमने पढ़ा था वो कंटिन्यूड है। वो कहते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ द पंजाब सेल टैक्स एक्ट सर्विस 2012, PRA हैज ड्राफ्टेड डिफरेंट रूल्स कवर इन द फॉलोइंग। तो ये हमारे वो जो पिछले मैं अभी पढ़ रहा था उसके मुताबिक हैं कि डेफिनेशन, विदहोल्डिंग, इन्फोर्समेंट, फाइलिंग रिटर्न, रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन, रिकवरी, एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स, स्पेसिफिक प्रोविजन, कंप्यूटराइज सिस्टम, अथराइज रिप्रेजेंटेशन, ऑडिट और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट। अच्छा जी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ पंजाब सेल टैक्स एक्ट सर्विस। नंबर फर्स्ट, सेक्शन 2 सब सेक्शन 33, स्लाइड नंबर जनाब 8 पे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 33। तो इसके अंदर उसने लिखे ना रजिस्टर्ड पर्सन। बस अगर आप ये भी याद रख लेंगे ना कि जनाब सेक्शन 2 सब सेक्शन 33 डिफाइन करता है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो हम इंशाल्लाह ताला इससे कल पढ़ेंगे और हम डेली जो है ना एक एक ऐड करके इसको कवर कर लेंगे। ठीक है। बाकी अकाउंटिंग तकरीबन मैंने आपको ख़त्म करवा दिया है, फाइनेंस के 1-2 टॉपिक रहते हैं, बाकी हमारा ये रह जाएगा। बाकी इसके ऊपर मज़ीद कुछ कंपनीज हैं जो मैंने ऐड करनी है, ठीक है, ताकि पेपर हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक बात मैं आपको बता दूँ, जिस बंदे ने प्रॉपर लेक्चर पढ़े हैं, प्रॉपर तैयारी की है, प्रॉपर टेस्ट वाले जो नोट्स आते हैं उसको याद किया है, याद करने के बाद टेस्ट दिया है, 75+ नंबर ना है तो फिर मेरा नाम भी सर नहीं होगा कोई। ये समझ आ गई जनाब, और इसका मेरिट भी बहुत कम रहेगा। जी जनाब, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है जनाब? तो हमारा लेक्चर वाइंड अप हो रहा है, 1 मिनट अभी रह गया, 40 सेकंड। तो ये जनाब मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, और मैंने फाइनेंस का टेस्ट नहीं लिया था जो मैंने अगले दिन शेयर किया था, वो मैं दोबारा शेयर करता हूँ। उसका टेस्ट भी कल होगा और बाकी जो हमने ये पढ़ा है इसका टेस्ट भी होगा। 25 नंबर का जनरल नॉलेज का आएगा जो कंप्यूटर भेजा हुआ है उसका, और 25 नंबर ये कुछ और कुछ वो नोट, इनको आपने तैयार करना है। और मैं यही आखिर में यही कहूँगा कि अगर आपके टेस्ट के अंदर, अगर आपके लेक्चर के अंदर आपकी अटेंडेंस पूरी है और आपके नंबर जनाब 80+ में आ रहे हैं, तो फिर आपका नाम हर हाल में टॉप 10 वाली लिस्ट में ऐड होगा। 24 सीटें हैं। सबसे पहली बात यह है कि टेस्ट पास करना बहुत मुश्किल काम है यहाँ पे,
इसका मेरिट इन्फोर्समेंट ऑफिसर का मेरिट बहुत कम होगा, ठीक है, तो लिहाजा रेगुलर है, ठीक है। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।